चलिए आज हम शुरू करते हैं कक्षा 9वीं विज्ञान का अध्याय नंबर 2। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं का तीसरा लेक्चर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या काली स्याही में डाई एक ही रंग है। सबसे पहले ये जो है ना अपनी काली स्याही होती है, जो इंक होती है ब्लैक इंक, उसमें डाई क्या एक ही रंग है। तो इसका अपन प्रयोग के द्वारा सिद्ध करेंगे, समझेंगे क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले प्रयोग का पहला पॉइंट है छानक पत्र की एक पतली परत लेते हैं। क्या लेते हैं अपन? सबसे पहले एक छानक पत्र की एक पतली परत लेते हैं। चलिए मान लीजिए ये छानक पत्र, इसकी एक पतली परत ली, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, इसके निचले किनारे में पेंसिल से एक रेखा खींच लेते हैं। तो मान लीजिए इसके निचले किनारे पे अपन ने पेंसिल से ये रेखा एक खींच ली, ठीक है। अब इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है, उस रेखा के बीच में जल में घुलनशील काली स्याही की एक बूंद रखते हैं। यानी जो ये रेखा अपन ने बनाई हुई है ना, इसमें अपन क्या करेंगे, बीच में एक बूंद रखेंगे काली स्याही की। मान लीजिए अपन ने ये रख दी, ठीक है बच्चों। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, जार बीकर परख नली में जल लेते हैं। एक अलग से अपन ने मान लीजिए परख नली या जाल लिया अपन ने, मान लीजिए जार या परख नली ले रहे अपन, ठीक। मान लीजिए अपन ने ले ली, ठीक है, जाल ले लिया या परख नली ले ली, कोई भी, ये अपन ने ले लिया, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या करना है कि तथा उसमें छानक कागज को व्यवस्थित करते हैं। यानी जो ये छानक कागज है ना, इसको क्या कर देते हैं अपन, इसमें परख नली में व्यवस्थित कर देते, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से फंसा दिया अपन ने, ठीक, ये छानक पत्र अपन ने लगा दिया, ठीक, छानक पत्र लगा दिया। अब क्या करना है, इसमें क्या करना है अगले पॉइंट में देखते हैं। पहले तो इसमें परख नली में क्या भी भरना है, साथ में जल भी भरना है। तो यहाँ अपन क्या भर देंगे, जल, ठीक है ना। यहाँ अपन ने क्या भर दिया, जल। देखो ये भर दिया अपन ने जल, ठीक है। इसके बाद अपन ने ये इसमें देखो स्याही का निशान लगाया था अपन ने, क्योंकि ये स्याही की बूंद डाली थी ना। तो ये क्या है, स्याही का निशान, स्याही का निशान, ठीक है। अपन इसको नामांकित भी करेंगे, क्योंकि नामांकित करना अपन को क्या है, जरूरी है ना। क्योंकि चित्र में कभी भी अपन बनाते हैं पेपर में, तो उसको नामांकित करना बहुत जरूरी होता है। इसके बाद ये अपना छानक पत्र है, ये अपन ने छानक पत्र ले लिया। इसके बाद ये अपना जार है, पहले जार ले लिया। इसके बाद अपन ने कांच की छड़, ये कांच की छड़ के द्वारा ही अपन ने इस छानक पत्र को संभाल के रखा हुआ है, मैंने व्यवस्थित किया है। तो ये कांच की छड़, ठीक है। इसके बाद कागज की क्लिप, ये क्लिप लगा दिए, क्लिप, ठीक, ये अपना क्लिप हो गया, ठीक है। और कुछ रह गया नहीं, बस हो गया अपना, ठीक है। और ये ऊपर का दर्शा सकते हैं इसको कि ये अपना छानक पत्र है, क्या है, छानक पत्र है। उसके बाद ये जो रेखा खींची है अपन ने, किससे खींची है, पेंसिल, पेंसिल से खींची रेखा, ठीक है, पेंसिल से खींची रेखा ये अपनी, ठीक है। और ये स्याही का निशान, जी क्या है, स्याही का निशान है, स्याही का निशान, ठीक है बच्चों। तो ये क्या है, स्याही का निशान है। अब अपन पांचवा पॉइंट पढ़ते हैं। अब इसे शांत छोड़ देते हैं। जैसे ही जल छानक पत्र पर ऊपर की ओर उठता है, हम सावधानी पूर्वक इसका अवलोकन कर लेते हैं। मतलब मान लीजिए देखो अपन ने ये जल भरा हुआ है, पहले तो छानक पत्र को अपन ने ऐसा व्यवस्थित किया है, और इसमें क्या भरा हुआ है, जल भरा हुआ है। अब ये जल क्या करेगा, धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ेगा। जैसे आपने देखा होगा, अपन ने एक प्रैक्टिकल आपने देखा हो क्लासों में, कि एक मान लीजिए प्याली है, उसमें मान लीजिए स्याही भरी हुई है, क्या भरी हुई है, स्याही भरी हुई है। उसमें अगर अपन ये चौक सीधी खड़ी कर देते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि धीरे धीरे स्याही है वो चौक के ऊपर की ओर उठती जाती है, बढ़ती जाती है, ऐसी बढ़ती जाती ना। या फिर ये मान लीजिए आप कि मान लीजिए आपके पास फोम है, और उसको मान लीजिए ये इसमें पात्र में रखा है, पानी भरा है, और अपन इसमें फोम लगा देना, तो धीरे धीरे जो पानी है वो फोम के ऊपर चढ़ने लगता है, माने गीला होने लगा, फैलने लगता है पानी। या फिर अपन ये एक और उदाहरण से समझे कि मान लीजिए अपने पास कागज है, तो उसमें कागज में
पानी गिर गया, मान लीजिए बीच में यहाँ पानी गिर गया, तो ये पानी क्या होता है, चारों तरफ फैलने लगता है कि नहीं फैलने लगता है। बस यही बात है, इसी कारण से ये भी यहाँ भी है कि यहाँ जल भरा हुआ है तो छानक पत्र में धीरे धीरे जल छानक पत्र की सहायता से ऊपर उठने लगता है। अब उठने लगता है तो क्या क्या परिवर्तन होता है उसका अपन क्या कर लेते हैं, अवलोकन कर लेते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब इसका अपना निष्कर्ष क्या हुआ, देखिए पढ़ें। जो स्याही हमने प्रयोग की उसमें जल विलायक के रूप में है। मान लीजिए जो अपन ने पात्र लिया, जाल लिया ना, उसमें जो जल भरा है वो किस रूप में है, जो जल है वो किस रूप में है, विलायक के रूप में है। किसके रूप में है, विलायक के रूप में है। तथा दाई विलय के रूप में है। दाई किसके रूप में, विलय के रूप में। जो इसमें दाई मिलाई माने जो अपना छानक पत्र था उसमें जो स्याही थी ना वो किसके रूप में थी, विलय के रूप में। जैसे ही जल छानक पत्र पर ऊपर की दिशा की ओर अग्रसर होता है, मान लीजिए जैसे ये मान लीजिए जल भरा हुआ है अपना इसमें जार में और ये छानक पत्र लगा हुआ है, तो जब ये जल से संपर्क में आएगा छानक पत्र तो ये ऊपर की ओर जल उठेगा। ठीक है, उठ रहा है तो वही बात हो रही है कि जल छानक पत्र पर ऊपर की दिशा की ओर अग्रसर होता है। यह दाई के कण को भी अपने साथ ले लेता है। मानी जो देखो अब जो ऊपर जल ऊपर जा रहा है इस छानक पत्र में, तो जो जल की जो दाई की बूंद है ना ये भी साथ में इस दाई के कणों को भी ये जल का क्या करता जा रहा है, ऊपर लेता जा रहा है। माने जो मान लीजिए एक और बार बड़े में देखें कि ये अपना छानक पत्र है और यहाँ दाई लगी हुई है, माने स्याही लगी हुई है और ये भरा हुआ है अपना जल, तो ये जल क्या करेगा, ऊपर की ओर जाएगा ना, तो साथ में ये जो दाई है इसके कणों को भी ऊपर लेता जाएगा। समझ रहे हैं बच्चे आप, तो ये ऊपर लेता जा रहा है। तो प्रायः दाई दो या दो से अधिक रंगों का मिश्रण होता है। जो दाई होती है ना, दाई यानी स्याही, वो माने दाई में दाई रहती ना जो मिलाए जाते हैं स्याही बनाने के लिए, तो वो क्या होती है, दो या दो से अधिक रंगों का मिश्रण होती है। रंग वाला घटक जो कि जल में अधिक घुलनशील है तेजी से ऊपर उठता है और इस प्रकार रंगों का पृथक्करण संभव हो जाता है। मतलब देखो ये अपना जो जार था, ये छानक पत्र लगा था, उसमें ये स्याही थी, ठीक है, और ये जल भरा हुआ था। तो ये जब ऊपर जा रहे थे ना ये जल, तो साथ में इसके कण भी ऊपर लेते जा रहे थे। तो मान लीजिए जो दाई होती है वो दो या दो से अधिक रंगों का मिश्रण होती है। तो मान लीजिए जो रंग इसमें लिखा ना, जो रंग माने जो रंग वाला घटक जो कि जल में अधिक घुलनशील है, माने जौन सा रंग जल में अधिक घुलनशील है वो जल्दी जल्दी पहले ऊपर जाएगा। मान लीजिए ये रंग चला गया, कौन सा, जो जल में अधिक घुलनशील है, तो ये ऊपर पहुंच गया, ठीक है। और जबकि जो कम घुलनशील वाला रंग होगा वो आराम से धीरे धीरे मान लीजिए इतना गया। तो मान लीजिए ये रंग मान लीजिए कोई भी मान लीजिए हरा बना मान लीजिए, और ये जो ज्यादा घुलनशील था पीला रंग, तो वो ऊपर जल्दी चला गया। आई बात समझ में आपको, हम क्या कहना चाहते हैं। चलिए और अपन क्लियर से समझे। मान लीजिए अब जार है, ये छानक पत्र है, इसमें स्याही है, तो मतलब मान लीजिए जल भरा हुआ है, तो ये जल ऊपर की ओर जा रहा है तो रंग के कण को भी ऊपर ले जाएगा। तो जो रंग का जो रंग है दाई के अंदर, जो रंग अधिक घुलनशील है वो ज्यादा जल्दी जाएगा। मान लीजिए रंग ज्यादा घुलनशील है तो ये ज्यादा जल्दी ऊपर फैल गया जल रंग। आपने देखा होगा जब अपन जेल पेन से कागज में लिखते हैं और उसमें पानी गिर जाता है तो जेल पेन से वो स्याही फैल जाती है ना, मान लीजिए आल लिखा है तो ये ऊपर फैल आजू बाजू में फैल जाती है। उसी प्रकार देखिए कि जब ये जल जो ऊपर जाता है, मानिए यहाँ है ना जल, तो ये ऊपर जाता है तो इसके जो स्याही के कण को भी क्या लेता जाता है, माने दाई को ऊपर लेता जाता है। तो है ना जो रंग अधिक घुलनशील होता है वो ज्यादा जल्दी ऊपर ये चला गया। मान लीजिए ये वाला हिस्सा क्या ज्यादा ऊपर चला गया, जबकि जो कम घुलनशील वाला रंग है वो यहाँ कम ऊपर गया, ये मतलब इतना। तो ये अपन देख सकते हैं, एक कोई अलग रंग मान लीजिए हरा, एक उदाहरण के लिए ले और ये वाला पीला रंग, ठीक है। तो मतलब समझ में आया आपको। तो जो ज्यादा घुलनशील होगा जो आगे ऊपर जल्दी चला गया, माने ज्यादा आगे चला गया, और जो कम घुलनशील है वो धीरे धीरे जा रहा है। तो अपन से इससे क्या हो गया, रंगों का पृथक्करण हो गया ना, पता चल गया जो रंग स्याही बनी थी अपनी वो किस रंग से बनी, हरे रंग से और पीले रंग से। ये अपन ने हालांकि उदाहरण लिया है, हरे पीले से नहीं, वो काली स्याही हमने उदाहरण लेके आपको समझाने की कोशिश बस की है। तो ठीक है बच्चों, आया समझ में। तो इस प्रकार रंगों का क्या हो जाता है, पृथक्करण संभव हो जाता है। देखो अलग अलग रंग दिखने लगे ना, जो एक ही से आई थी उसमें रंग पता नहीं थे कौन से मिले थे, लेकिन इस विधि के द्वारा क्या हो गया कि देखो ये अलग रंग और अलग रंग अपन को पता चल गए।
तो मिश्रण से घटकों को पृथक करने की विधि को क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। जो यही विधि है इसको माने जो ये विधि है ना अपन को रंग याद करने की, वो कौन सी विधि है? क्रोमेटोग्राफी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं अपन। अब अपन अगला प्रयोग देखेंगे, दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को पृथक करना। क्या करना है? देखो अभी अपन ने पिछली लेक्चर में क्या पढ़ा था कि दो अघुलनशील द्रव, कौन से? अघुलनशील द्रव। यानी देखो घुलनशील और अघुलनशील में अंतर क्या है? जो घुलनशील होते हैं ना, वो मान लीजिए एक पदार्थ ए है और एक पदार्थ बी है, तो मान लो ये दोनों आपस में घुल गए तो क्या कहलाए? घुलनशील। और अघुलनशील क्या कहलाते? जो ये दोनों पदार्थ आपस में घुले ना। मतलब जैसे उदाहरण, घुलनशील का उदाहरण ले, सबसे पहले किसका लें? घुलनशील का। तो घुलनशील का उदाहरण क्या है? मान लीजिए नींबू का रस। ठीक है, और उसमें किस में मिला दिया अपन ने? जल में मिला दिया। तो ये घुलनशील है आपस में कि नहीं है? है घुलनशील। और जबकि अपन ने मान लीजिए पत्थर ले लिया प्लस सॉरी अभी इसमें ना, क्योंकि अपन को दो द्रव लेना है, तो जैसे मान लीजिए आपने ले लिया जल ले लिया एक, और एक अपन ने ले लिया तेल ले लिया, तो ये दोनों आपस में मिलेंगे क्या? देखो जब अपन जल में तेल डाल दे तो तैर ऊपर तैरता रहता है और जल नीचे रहता है। ये अपन जो प्रयोग है तेल और जल वाला, ये अपन पिछले लेक्चर में कल कर चुके हैं, और जिस बच्चे ने नहीं देखा है तो वो पिछले लेक्चर में जाके देख के समझ सकता है। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में अपन ने क्या किया था कि दो अघुलनशील द्रवों को आपस में पृथक करना है। मान जो मिश्रण हो गया उनको क्या करना है? एक दूसरे से पृथक करना था। तो अपन ने वो कर लिया था, जो अघुलनशील थे मान जो आपस में ना घुले। लेकिन इस वाले प्रैक्टिकल में, इस वाले प्रयोग में अपन को क्या करना है? दो घुलनशील द्रव, यानी जो दो घुलनशील द्रव से तात्पर्य क्या है? अभी अपन ने समझा ना कि घुलनशील द्रव यानी जो आपस में घुल गए हो यानी मिल गए हो, तो उनको पृथक करना है। तो चलिए करते हैं अपन। सबसे पहले प्रयोग क्या है, किससे करेंगे अपन? एसीटोन और जल के मिश्रण को पृथक करना। अब इसमें अपन क्या करेंगे? इस प्रयोग में किसको पृथक करना है? किस मिश्रण को? मान लीजिए अपना मिश्रण किसका बना हुआ है? एक मिश्रण, जो अपना मिश्रण है उसमें एक पदार्थ क्या है अपना? एसीटोन। क्या है? एसीटोन। और दूसरा पदार्थ क्या है? जल। यानी एसीटोन और जल का ये दोनों का क्या बना है? मिश्रण। इनके घटकों को अपन को अलग करना है, यानी एसीटोन अलग करना है और जल अलग करना है। ठीक है बच्चों, तो करते हैं अपन। तो सबसे पहले अपन पॉइंट पढ़ते हैं कि मिश्रण को आसवन फ्लास्क में लेते हैं। किस में लेते हैं? मिश्रण को किस में लेते हैं अपन? आसवन फ्लास्क में लेते हैं। ये थोड़ा सा गलत लिख गया, आसवन फ्लास्क। ठीक है, मिश्रण को किस में लेते हैं? आसवन फ्लास्क को लेते हैं। तो आसवन फ्लास्क कैसा होता है? ऐसा हम आपको बताते हैं। ये होता है अपना आसवन फ्लास्क। जिसमें ले लिया अपन ने मिश्रण को, किस में लेते हैं? आसवन फ्लास्क में। मान लीजिए अपना मिश्रण अपन ने इसमें ले लिया। अब इसके बाद इसमें एक थर्मामीटर लगा देते हैं। यानी जो ये फ्लास्क है ना, इसमें क्या लगा दिया अपन ने? एक थर्मामीटर को अपन ने लगा दिया। ठीक है, क्या लगा दिया अपन ने? इसमें थर्मामीटर लगा दिया। अब मिश्रण को धीरे धीरे गर्म करते हैं। जो अपना ये मिश्रण है ना, जो इसमें एसीटोन और जल का, इसको गर्म करेंगे। अब गर्म करने के लिए अपन को बर्नर की आवश्यकता होती है, और बर्नर पे डायरेक्ट तो अपन ये रख नहीं देंगे आसवन फ्लास्क। अपन पहले स्टैंड लेंगे, तो स्टैंड पर इसको रखेंगे। मान लीजिए अपना स्टैंड है, ठीक है, ये अपना स्टैंड है और ये है अपना बर्नर। ठीक है, तो ये बर्नर है अपना, जिससे अपन की आग निकल रही है। ठीक है, तो ये अपना हो गया बर्नर। ठीक है भैया, अब इसके बाद क्या करेंगे? अब देखो ये थर्मामीटर इसमें लगा है, और फ्लास्क के लिए एक सहायता चाहिए ना, जिससे क्या हो कि ये टिका रहे, माने अच्छे से रखा रहे व्यवस्थित। तो अपन क्या करेंगे? इसको, इस पूरे जो प्रयोग को है ना, एक स्टैंड की सहायता से अपन संभालेंगे। मान लीजिए तल है अपना स्टैंड का, और ये अपन ने एक स्तंभ है। ठीक है, एक जी स्तंभ है, और इसमें क्या कर दिया अपन ने? इस फ्लास्क को इसमें कस दिया क्लैंप की सहायता से। ठीक है, ये पूरा अपन ने कस दिया। ठीक है बच्चों, हालांकि ये जो हम चित्र बना रहे हैं ये आपकी एनसीईआरटी बुक में, कौन सी बुक में? एनसीईआरटी बुक में कौन से पेज नंबर पे? आपके सेकंड चैप्टर के पेज नंबर 23 पे लिखा हुआ है, बना हुआ है। तो उसमें जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो वहां से भी और अच्छे तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे अपन? इसमें क्या किया अपन ने? एक संगणक को जोड़ दिया, एक संगणक पाइप यहाँ से जोड़ दिया। ठीक है, अब ये संगणक पाइप अपन ऐसा बनाते हैं,
इसमें एक पात्र रख दिया जिसमें अपन जो निकलेगी अपनी एसीटोन उसको एकत्रित कर लेंगे पात्र में, और इसमें संगणक लगा देंगे इसे। ठीक है। और ये हालांकि ये थोड़ा सा चित्र यहाँ से थोड़ा सा बनाने में दिक्कत जाती है, बाकी आप थोड़ा सा अच्छे से अपनी आपके पास बुक होगी और आगे बुक ना हो तो आप एनसीईआरटी ऐप से भी देख सकते हैं, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि चित्र कैसा बना हुआ है। बाकी अपन जितना हो सकेगा हम बना के दिखा रहे हैं आपको। तो ये हो गया अपना इसका पूरा उपकरण का उपकरण को सेट करना, यानी व्यवस्थित अपन ने कर दिया है। अब क्या होगा चलिए अपन समझते हैं। हालांकि अगर नामांकित करना चाहें तो इसको नामांकित भी कर सकते हैं। थर्मामीटर है ये अपना क्या है, जल संगणक है। क्या है, जल संगणक है। इसके बाद ये अपना पात्र है, ये पात्र है जिसमें अभी अपन एसीटोन प्राप्त करेंगे, वो देखेंगे प्रयोग। फिर उसके बाद ये अपना आसवन फ्लास्क है, आसवन फ्लास्क है अपना, ये अपन को पता ही है, ये अपना बर्नर है। ठीक है। और इसके बाद ये अपना मिश्रण है, किसका, एसीटोन और जल का। ठीक है। और इसके बाद ये अपन ने क्लैंप की सहायता से बंधा हुआ है, ये क्लैंप। ठीक है। और यहाँ एक है ना जो इसमें जल निर्गत पाइप बना होता है, जल निर्गत। ठीक है, इसमें जल निर्गत होता है माने निकलता है यहाँ से। ठीक है। निर्गत माने डालते अपन इसको, ये हो गया। शीतल जल निवेश। ठीक है, यहाँ एक शीतल जल निवेश भी पाया जाता है। हालांकि आप है ना इसको चित्र को देखो इतना बनाना अच्छे से संभव नहीं हो पाता, यदि बना बनाया होता है तो वो रख सकते हैं। बाकी अपन क्या है, इसको अगर अपन यही बनाते हैं ना तो थोड़ा सा भी यहाँ कंफर्टेबल नहीं होते इसको अच्छे से बनाने में, तो आप अपनी बुक से भी अच्छे से चित्र देख सकते हैं। आइए अपन इसकी प्रयोग विधि समझते हैं। ठीक है। तो चौथा है सावधानी पूर्वक थर्मामीटर का अवलोकन करते। जब अपन यहाँ गर्म करना चालू करते तो ये मिश्रण गर्म होता है तो अपन थर्मामीटर में इसका ताप मापन करते रहते हैं। इसके बाद एसीटोन बाष्पीकरण होता है। अब ये जल और एसीटोन का जो मिश्रण है उसमें से एसीटोन क्या होने लगता है, बाष्पीकृत होने लगता है। क्यों, क्योंकि यहाँ गर्म किया तो जल भी गर्म हो रहा है और एसीटोन भी गर्म हो रहा है। लेकिन जो एसीटोन होता है वो जल्दी बाष्पीकृत होता है, किसके कंपेयर में, जल की तुलना में। माने जल के पहले ही एसीटोन क्या होने लगता है, गर्म। देखो हो तो दोनों चीज गर्म रहे क्योंकि दोनों का मिश्रण है, लेकिन जो जल होता है वो थोड़ी देर में बाष्पीकृत होता है, जबकि एसीटोन जल्दी बाष्पीकृत होने लगता है। तो एसीटोन का क्या होने लगा है, बाष्पीकरण होने लगा है, तथा संघनित होकर संगणक द्वारा बाहर निकालने पर इसे बर्तन में एकत्रित कर लिया जाता है। यानी अभी अपना बाष्पीकृत हुआ, अब यहाँ तो जगह नहीं, यहाँ तो पूरा बंद है, तो ये देखो अपन ने एक पाइप जोड़ा हुआ है ना यहाँ जो संगणक पाइप संगणक से जुड़ा है, जल संगणक से, और ये पाइप में से यहाँ से ये वाष्प यहाँ आगे बढ़ती जाती है और जल संगणक क्या करता है, इस वाष्प को किस में परिवर्तित कर देता है, द्रव रूप में परिवर्तित कर देता है। और क्या होता है, एसीटोन की बूंदे बूंदे करके यहाँ गिरती है और इस पात्र में एसीटोन क्या होता है, जमा होता जाता है, जिससे ये पूरा एसीटोन यहाँ प्राप्त हो जाता है और जल यहाँ बच जाता है, जिससे ये पृथक हो जाते हैं। अब ये है कि जल आसवन फ्लास्क में बच जाते हैं। यानी देखो पूरी एसीटोन जो वाष्प बनकर कहाँ चली गई, इस पाइप के माध्यम से गई और यहाँ कहाँ, जल संगणक में द्रव अवस्था में परिवर्तित होकर ये बूंद बूंद गिरकर पूरा यहाँ एसीटोन प्राप्त हो गए और यहाँ ओनली क्या बचा, अपना जल बचा। यही तो अपन को पृथक करना था, माने दोनों घुलनशील द्रवों को आपस में क्या करना था, पृथक। जो अपना एसीटोन है उसको अलग कर दिया अपन ने ये, और जल यहाँ रह गया। आई बात बच्चों समझ में, बढ़ते हैं आगे। चलिए निष्कर्ष देखते हैं अपन इस प्रयोग का। इस विधि को आसवन विधि कहा जाता है। इस विधि को कौन सी विधि कहा जाता है, आसवन विधि कहा जाता है। इसका उपयोग वैसे मिश्रण को पृथक करने में किया जाता है जो विघटित हुए बिना उबलते हैं तथा जिनके घटकों के क्वथनांक के मध्य अधिक अंतराल होता है। इसका मतलब ये क्या कहना चाहते हैं कि ये विधि जो अपन ने उपयोग की ना, इसे ये कौन सी विधि है, अपनी आसवन विधि है। कौन सी विधि है, आसवन विधि है। इसके बाद इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, वैसे मिश्रण को पृथक करने में किया जाता है जो विघटित हुए बिना उबलते हैं, यानी जो टूटते नहीं है आपस में मिश्रण में, सीधे उबलने लगते हैं, तथा जिनके घटकों के क्वथनांक के मध्य अधिक अंतराल होता। आपने देखा होगा, देखो ऐसी गर्म तो अपन दोनों के माने पूरे मिश्रण को कर रहे थे, एसीटोन और जल दोनों के मिश्रण को अपन क्या कर रहे थे, गर्म कर रहे थे। लेकिन देखो एसीटोन पहले वाष्प बनना प्रारंभ हो गया,
क्या हुआ, फर्स्ट में पहले कौन वाष्प बनना परिवर्तन होने लगा, एसीटोन, और जबकि अभी जल वाष्प नहीं बन रहा था। अगर जल और एसीटोन दोनों वाष्प बनने लगते तो फिर दोनों यहाँ थे, वो जो आसवन फ्लास वो डायरेक्ट है ना, अभी यह पात्र में भी दोनों इकट्ठे हो जाते। अपन को तो अलग करना है, थोड़ी एक से यहाँ से वहां करना, नहीं तो अपन इसमें डालते ही क्यों। तो इसका मतलब ये है कि इस विधि का उपयोग तब किया जाता है जब जो दो पदार्थ मिश्रण हैं आपस में, जो मिश्रण के अभी तत्व माने जो आपस में जो मिले हुए हैं उनके मध्य क्वथनांक में अंतर हो, यानी जो कम माने, क्योंकि अपन ने द्रव लिया है और द्रव को गैस अवस्था में परिवर्तित होने की भी जो ताप की आवश्यकता होती है वो क्वथनांक होती है, आपने एक पाठ में पढ़ा ही हुआ है। तो उसका मतलब ये है कि आपका जो दोनों पात्र हैं उनके क्वथनांक में अंतर होना चाहिए। जैसे मान लो अगर एसीटोन 0 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है ना, तो मान लीजिए इसको मान लीजिए 40 डिग्री सेल्सियस, मान इनके बीच में देखो अंतर है। अगर अपन ने 0 डिग्री सेल्सियस तापमान दिया मान लो, या 10 मान लीजिए, 10 डिग्री सेल्सियस तापमान दिया, तो एसीटोन पे उबलने लगता है, लेकिन जल में अभी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसके लिए तो अभी 40 डिग्री सेल्सियस चाहिए उबलने के लिए, जबकि एसीटोन को तो 10 ही में हो जाएगा। तो ये 10 में उबलने लगा तो ये पूरा एसीटोन वहां प्राप्त हो गया था पात्र में, और अभी जल यहीं शेष था क्योंकि उसको चाहिए अधिक ऊष्मा जो अभी प्राप्त नहीं हुई है। तो ये पूरा 10 में पूरा है ना एसीटोन यहाँ मिल गया और यहाँ जल रह गया। मान इसमें देखो अंतर हुआ ना, तभी तो इतना हो गया। अगर ये 10 था और ये 12 रहता ना, तो जल भी क्या होने लगता, वाष्पीकृत थोड़ी मात्रा में होने लगता और यहाँ जल भी प्राप्त हो जाता। और जबकि अपन को दोनों को तो अलग करना था, इसलिए है कि आसवन विधि का उपयोग कब करेंगे, जब क्वथनांकों के मध्य अधिक अंतराल हो, यानी 25 केल्विन, कितना 25 केल्विन से अधिक का अंतराल हो, तो अपन क्या कह सकते हैं कि उसका उपयोग किसका करेंगे, आसवन विधि का। लेकिन 25 केल्विन से कम होना तो किसका उपयोग करते हैं अपन, प्रभाजी आसवन विधि का। कौन सा आसवन विधि, प्रभाजी आसवन विधि। इसको अपन अगली स्लाइड में अपन करते हैं, समझते हैं। लेकिन आपको बता दें कि अगर 25 केल्विन से ज्यादा का अंतर है तो आसवन विधि, और 25 केल्विन से कम का अंतर है तो अपन क्या करेंगे, प्रभाजी आसवन विधि। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ये आ गया ना अपना प्रभाजी आसवन विधि। देखो, 2 या 2 से अधिक घुलनशील द्रवों के जिनके क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन से कम होता है, मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। यानी आप बच्चे समझ सकते हैं क्या कहा, जो हमने वो पिछली स्लाइड में बताया कि जब 25 केल्विन यानी कितना, 25 केल्विन तापमान से कम हो, क्या हो, 25 केल्विन से कम हो, तो कौन सी विधि का उपयोग करते, प्रभाजी आसवन विधि। ठीक है, लेकिन यदि 25 केल्विन से ज्यादा हो तो नॉर्मल आसवन विधि का उपयोग करते हैं। अब ये प्रभाजी आसवन और आसवन विधि में मुख्य अंतर क्या होता है, देखो जो उपकरण संरचना बस सेम होती, बस क्या करते हैं, आसवन विधि में जो आसवन फ्लास्क होता है ना, उसमें एक प्रभाजी स्तंभ और जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, प्रभाजी स्तंभ और जोड़ते हैं। तो वो कौन सी विधि कहने लगती है, माने कहलाने लगती है, माने प्रभाजी आसवन विधि में सिर्फ आसवन विधि का ही सेटअप होता है, सिर्फ प्रभाजी स्तंभ और ऐड कर दिया जाता है, तो ये प्रभाजी आसवन विधि हो जाती है। आगे पढ़ते हैं तो अपन को समझ में आएगा। देखो इसका उपकरण साधारण आसवन विधि के समान होता है। किसका, प्रभाजी आसवन विधि का उपकरण साधारण आसवन विधि के समान होता है। केवल आसवन फ्लास्क और संगणक के बीच एक प्रभाजी स्तंभ का प्रयोग किया जाता है। साधारण प्रभाजी स्तंभ एक नली होती है जो कि शीशे के गुटकों से भरी होती है। ये गुटके वाष्प को ठंडा संघनित होने के लिए सतह प्रदान करते हैं। सबसे पहले अपन इसका चित्र देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो मान लीजिए पिछली बार क्या था अपने पास, माने जो आसवन विधि में ये फ्लास्क था अपना, इसमें क्या जोड़ा हुआ था अपन ने, है ना, एक संगणक जोड़ दिया था, इसको स्टैंड की सहायता से रखा हुआ था ना, बांधा हुआ था। तो इसमें सिर्फ अपन को क्या करना है, जो प्रभाजी आसवन विधि है उसमें अपन इस जो ये अपना आसवन फ्लास्क है इसमें एक प्रभाजी स्तंभ जोड़ देंगे। प्रभाजी स्तंभ ऐसा रहता है, ये मतलब ऐसा, देखो ये प्रभाजी स्तंभ है, इसको ऐसा जोड़ देते हैं अपन, बस विधि है। और बाकी वही ऐसा पाइप रहता है संगणक अपना, तो ये संगणक रहता है और यहाँ से एकत्रित होता रहता है। मान लीजिए ये अपना प्राप्त होता रहता है पात्र में। ठीक है, मतलब ये देखो अपना पहले क्या था, इससे डायरेक्ट ही संगणक जुड़ा हुआ था, लेकिन इसमें से ये इतना प्रभाजी स्तंभ बस ऐड हो गया है। इसके कारण अपन कह सकते हैं ये कौन सी विधि कहलाने लगी, प्रभाजी आसवन विधि, क्योंकि इसका जब दो पदार्थों का क्वथनांक का अंतर क्या हो 25 केल्विन से कम हो
तो प्रभाजी आसवन विधि का उपयोग करते हैं। अब ये प्रभाजी आसवन विधि का जो ये वाला चित्र है ना, ये चित्र है, ये आपकी NCERT बुक के पेज नंबर 23 पे आपको प्राप्त हो जाएगा, तो आप वहां से जाके देख के बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, जो हमें ये आपके लिए पढ़ा रहे हैं ना, उसको आप अच्छे से नोट्स कर लीजिए, माने नोट कर लीजिए। उससे क्या हो, नोट्स बना लीजिए। उससे क्या होता है कि आपको कभी भी पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी, आप हमेशा समझ सकते हैं। अपने नोट्स खोलेंगे तो आप कभी भी पढ़ सकते हो और समझ सकते हैं। बाकी हमारी वीडियो तो डली है, तो आप बार बार देख के भी उसको समझ सकते हैं। उसके बाद भी आप है ना नोट्स प्रिपेयर करते रहें। नोट्स बनाने से क्या होता है, आपको और अच्छे से याद होता है और अच्छे से समझ पाते हैं, इसलिए आप बनाते रहें। ठीक है बच्चों, बढ़े आगे अपन। अब आगे बढ़ते हैं। वायु से गैसों को पृथक करना। अब क्या करना है, वायु से किसको पृथक करना है, गैसों को। तो चलिए पढ़ते हैं। वायु एक सममांगी मिश्रण है तथा इसके घटकों को प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक किया जा सकता है। माने जो वायु है उनके मध्य, देखो जैसे मान लो अपनी वायुमंडल में क्या होती, पूरी वायु होती, लेकिन उसमें ऑक्सीजन भी उपस्थित है, नाइट्रोजन गैस भी उपस्थित है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी उपस्थित है और अन्य गैसें भी उपस्थित है। उसमें से मान लीजिए कोई भी एक गैस चाहिए, मान लो ऑक्सीजन गैस चाहिए, तो उसको पृथक करने के लिए क्या करते हैं, तो वो उसका उपयोग किस विधि का उपयोग करते हैं, प्रभाजी आसवन विधि का। ठीक है, तो ये कैसे करते हैं चलिए समझते हैं। यदि हम वायु से ऑक्सीजन गैस को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें वायु में उपस्थित दूसरी गैसों को पृथक करना होगा। स्वाभाविक बात है, जब पूरी वायु में इतनी सारी गैसें मिली हैं तो बाकी जिस गैस को चाहिए, मान लीजिए ऑक्सीजन गैस को चाहिए, तो इसके अलावा जितनी गैस है उनको पृथक करना पड़ेगा, माने अलग कर देना पड़ेगा ऑक्सीजन से। तो वही बात है, द्रव वायु प्राप्त क्या है इसका, द्रव वायु प्राप्त करने के लिए पहले वायु पर दबाव बढ़ाया जाता है। सबसे पहले क्या किया जाता है कि उच्च दबाव, माने जो वायु को पहले जब अपन उपकरण में डालते हैं, माने पहुंचाते हैं, तो सबसे पहले दाब को क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है और फिर ताप को घटाकर उसे ठंडा कर संपीड़ित किया जाता है। पहले जब अपन वायु को मान लीजिए पात्र जिसमें अपन को करना है, माने जो उपकरण है अपना, उसमें पहले अपन ने जब वायु पहुंचाई तो उसमें क्या करेंगे, दाब को क्या कर देंगे, उच्च कर देंगे, माने दाब को बढ़ा देंगे। अब दाब बढ़ जाएगा ना, तो वायु की जो ताप है ना, वायु का ताप वो बहुत अधिक बढ़ जाएगा। उस ताप को कम करने के लिए अपन क्या करेंगे, ताप को कम कर देंगे, यानी ठंडक पहुंचाएंगे उसको, है ना। ठंडक के लिए अपन क्या करेंगे, जल को क्या करेंगे, जल डालेंगे, या जो भी अपन उपकरण में जो व्यवस्था होती वो करेंगे, जिससे क्या हो, ताप क्या हो जाए, कम। यानी स्वाभाविक बात, सिंपल बात ये है अपनी कि जब वायु को अपन प्रवेश करते हैं ना अंदर, तो उसको दाब को बढ़ा देते हैं और फिर उसके बाद ताप को क्या कर देते हैं, कम कर देते। वही बात की गई है, पहले वायु पर दबाव बढ़ाया जाता है और फिर ताप को घटाकर उसे ठंडा कर दिया जाता है और संपीड़ित किया जाता है। इस द्रवित गैस को, अभी ये कौन सी, देखो जब इसको दाब बढ़ाया और ताप कम किया तो वायु तो है ना गैस के रूप में थी, लेकिन जब इसके बाद इसको संपीड़ित किया गया तो ये किस रूप में परिवर्तित हो गई, द्रवित रूप में परिवर्तित हो गई। तो द्रवित गैस को प्रभाजी आसवन स्तंभ में धीरे धीरे गर्म किया जाता है, जहां सभी गैसें विभिन्न ऊंचाई पर अपने क्वथनांक के अनुसार पृथक हो जाती हैं। जितना उनका क्वथनांक होता है उस हिसाब से वो क्या हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं और हमें क्या हो जाता है, वायु प्राप्त हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखो एक नया प्रैक्टिकल आ गया, प्रयोग आ गया कि किसी अशुद्ध नमूने में से शुद्ध पदार्थ कॉपर, माने शुद्ध जो पदार्थ कॉपर सल्फेट है उसको क्या करना है, पृथक करना है। माने जो अशुद्ध नमूना, मान लीजिए कोई अशुद्धि है अपने पास, माने किसी चीज का मिश्रण, उसमें से शुद्ध कॉपर सल्फेट को अपन को क्या करना है, अलग करना है। तो वो कैसे करेंगे चलिए पढ़ते हैं। एक चीनी मिट्टी की प्याली में 5 ग्राम अशुद्ध कॉपर सल्फेट ले लेते हैं। क्या कर देते हैं, पहले एक मान लीजिए चीनी मिट्टी की प्याली में क्या ले लेते हैं, अशुद्ध कॉपर सल्फेट का विलयन ले लेते हैं। उसके बाद जल की न्यूनतम मात्रा में से घोल लेते हैं। इसको थोड़ी सी जल की न्यूनतम मात्रा में से क्या कर देंगे, घोल लेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, अशुद्धियों को छान लेते हैं। जब जल में घोलते हैं तो फिर उसके बाद उसको क्या कर लेते हैं, अपन छान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करना अपन को, असंतृप्त विलयन प्राप्त करने के लिए जल को कॉपर सल्फेट के घोल को बाष्पीकृत करते हैं, मान थोड़ा सा गर्म करके क्या करते हैं, बाष्पीकृत भी करते हैं। उसके बाद विलयन को छानक पत्र से ढक देते हैं। क्या कर देते हैं, विलयन को छानक पत्र से ढक देते हैं तथा कमरे के तापमान पर इसे दिन भर ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं।
आपको थोड़ा सा भी अपन ऐसा लग रहा है कि पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कीजिए कि जल की न्यूनतम मात्रा। सबसे पहले चलिए एक और बार समझते हैं कि एक चीनी मिट्टी की प्याली में 5 ग्राम अशुद्ध कॉपर सल्फेट विलयन को अपन ने लिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या किया कि जल की न्यूनतम मात्रा में इसे क्या कर देते, घोलते। मान लीजिए अपन ने थोड़ा सा जल ले लिया, उसमें ये अशुद्धि को अपन ने क्या कर दिया, घोल दिया, ठीक है। अब इसके बाद अशुद्धियों को छान लेते। मान लीजिए इसको छानन से अपन क्या करेंगे, छन्नी से क्या कर लेंगे अपन, इसको नए तरीके से इसको क्या कर देंगे, छान लेंगे, तो अपन को ये पदार्थ प्राप्त हुआ, ठीक है। अब संतप्त विलयन प्राप्त करने के लिए जल को कॉपर सल्फेट के घोल में वाष्पीकृत करते हैं। क्या करते हैं, संतृप्त विलयन प्राप्त करने के लिए जल को कॉपर सल्फेट के घोल में वाष्पीकृत करते हैं। माने इनको इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं अपन, वाष्पीकृत करते हैं माने वाष्प निकलने लगे, पानी निकलने लगे, ठीक है। विलयन को छानक पत्र से ढक देते, माने जो अपना विलयन जो प्राप्त हुआ छना उसको वाष्पीकृत करके इसको क्या करते हैं, छन्नी से अपन क्या करते हैं, ढक देते हैं, ठीक है। ढक दिया अपन ने। अब क्या किया, तथा कमरे के तापमान पर, जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर होता है कमरे के तापमान पर, इसे दिन भर ठंडा होने के लिए सांझ छोड़ दे। मान लिया सांझ अपन ने दिन भर ठंडा होने के लिए एक दिन आराम से रख दिया, ठीक है बच्चों। इसके बाद क्या किया, अब कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को चीनी मिट्टी की प्याली से प्राप्त कर। जो चीनी मिट्टी की प्याली रहेगी जिसमें अपन ने शांत रख दिया था, अपन को कॉपर सल्फेट की मान जो शुद्ध कॉपर सल्फेट है उसकी क्रिस्टल अपन को प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। इस प्रक्रम को क्रिस्टलीकरण कहते हैं। ये जो अपनी पूरी प्रयोग किया, ये कौन सी विधि है, क्रिस्टलीकरण विधि है, क्रिस्टलीकरण, ठीक है। आगे बढ़े अपन, आया बात समझ में आपको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसके देखते हैं निष्कर्ष। क्या देखते हैं, निष्कर्ष। तो इसके निष्कर्ष क्या है, क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में किया जाता है। क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग क्या किस में किया जाता है, ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में किया जाता है। अभी किया था ना अपन, जैसे कॉपर सल्फेट को शुद्ध विलयन शुद्ध कॉपर सल्फेट प्राप्त करने के लिए, तो वही तो ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में किया जाता है। किस विधि का उपयोग, क्रिस्टलीकरण का। क्रिस्टलीकरण वह विधि है या जिसके द्वारा क्रिस्टल के रूप में शुद्ध ठोस को विलयन से पृथक किया जाता है। यानी क्रिस्टलीकरण वह विधि है जिसके द्वारा क्रिस्टल के रूप में शुद्ध ठोस को विलयन से पृथक किया जाता है। क्रिस्टल के रूप में माने ये थोड़ा सा एक ठोस रूप में, अपन क्रिस्टल के रूप में, जैसे चट्टान के जैसे पत्थर वगैरह रहते हैं उसके रूप में, क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किया जाता है, ठीक है। अब इस क्रिस्टलीकरण विधि के अनुप्रयोग क्या है, माने इस विधि का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो पहला है समुद्री जल द्वारा प्राप्त नमक को शुद्ध करने में। जो समुद्री जल रहता है उससे अपन नमक बनाते, तो उसको क्या करने, लेकिन नमक में क्या होता है, जब समुद्री जल से नमक बनाते ना, तो उस नमक में क्या होती है, अशुद्धि पाई जाती है कुछ मात्रा में। तो उस अशुद्धि को दूर करने के लिए यानी शुद्ध करने के लिए क्या किया जाता है, इस क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग किया जाता है, ठीक है। दूसरा क्या है, अशुद्ध नमूने से फिटकरी को पृथक करने में। जब अशुद्ध नमूना रहता माने अशुद्ध मिश्रण रहता और उसको में से फिटकरी को अपन को पृथक करना पड़ता, माने पृथक फिटकरी निकालना पड़ता है, तो इसके लिए भी इसी विधि का उपयोग करते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को अपन ने पृथक किया, इसी प्रकार अपन फिटकरी को भी पृथक कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। आगे बढ़े अपन। अब आ गया है जो अपनी एनसीईआरटी बुक का प्रश्न नंबर 26 है, उसके क्वेश्चन आंसर है। चलिए उसको समझते हैं। पहला क्या है, पेट्रोल और मिट्टी का तेल जो कि आपस में घुलनशील हैं के मिश्रण को आप कैसे पृथक करेंगे। पेट्रोल तथा मिट्टी के तेल के क्वथनांकों में 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक का अंतराल है। मतलब जो अपना दो विलयन है, मान दो पदार्थ हैं उनके मिश्रण है, जैसे मान लीजिए एक अपना पेट्रोल है और एक मिट्टी तेल है। आपको पता है ये भी द्रव है और ये भी द्रव है, दोनों द्रव रूप में है और ये आपस में कैसे हैं, घुलनशील है। यानी घुलनशील है, यानी अपन ने अभी पढ़ा था कि दो द्रवों की घुलनशील वाला पढ़ा था ना, कि जब दो द्रव आपस में घुलनशील हो जाए, मिश्रण बन जाए, तो उसको पृथक कैसे किया था अपन ने। आपको अगर ध्यान हो तो आसवन विधि का देखो उत्तर भी लिखा आसवन विधि, लेकिन इसमें अपन समझे जो अपन ने पहले पढ़ा उसके हिसाब से कि आपने क्या किया था, दो द्रवों को जब वो आपस में घुलनशील है तो अपन ने आसवन विधि का उपयोग किया था। लेकिन एक शर्त थी, क्या शर्त थी, कि अगर उन दोनों पदार्थ के जो क्वथनांक है उसमें अंतर यदि 25 केल्विन से कम हो, यानी कम हो, तो कौन सी विधि, प्रभाजी आसवन विधि। कौन सी विधि, प्रभाजी आसवन विधि, ठीक है। लेकिन जब दोनों पदार्थ के क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन से अधिक हो तो कौन सी विधि, आसवन विधि। कौन सी विधि, आसवन विधि। तो अपन यहाँ देखते हैं कि कितना है अंतर। तो ये लगा पेट्रोल तथा मिट्टी के तेल के क्वथनांक में
25 डिग्री सेल्सियस से अधिक अंतर। अब यहाँ तो केल्विन की बात हुई, जबकि यहाँ तो अब सेल्सियस ही बोल दिया, तो सेल्सियस तो ज्यादा होता है, तो 25 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक है, यानी किस अधिक है, यानी किस विधि का उपयोग करेंगे अपन, आसवन विधि का। तो उत्तर हो गया अपना आसवन विधि। ठीक है बच्चों, आया समझ में आपको बात? सिंपल बात है, यदि जब दो विलयन होते हैं जो आपस में घुलनशील होते हैं और उनका तापमान यदि 25 केल्विन से कम होता है तो प्रभाजी आसवन, और अधिक होता है तो आसवन विधि। तो इसमें अधिकता वो भी 25 डिग्री सेल्सियस अधिकता, इसलिए अपन ने किस विधि का उपयोग करेंगे अपन इसमें, आसवन विधि का। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, पृथक करने की सामान्य विधियां के नाम दें। माने इनमें से जी जो आपस में पदार्थ हैं इनको, माने जो पदार्थ है उसमें से ये कैसे निकालेंगे, कैसे अलग करेंगे, उसी की चर्चा हो रही है। जैसे मान लीजिए दही से मक्खन निकालना है, दही से मक्खन निकालना है, आपको बताया था किस विधि से निकालते हैं, अपकेंद्रण विधि। उसमें क्या होता है, एक पात्र में अपन ने दही लिया, उसको माने मथानी से मथाया, अपकेंद्रीय यंत्र से घुमाएंगे तो ऊपर ऊपर उस क्रीम के जो मक्खन के कण है ऊपर आ जाएंगे, उसको अपन पृथक कर लेंगे। तो ये कौन सी विधि है, अपकेंद्रण विधि। तो अपन किस विधि का उपयोग करेंगे, अपकेंद्रण विधि। अब अगला आ गया, समुद्री जल से नमक प्राप्त करने के लिए। समुद्री जल से नमक प्राप्त करने के लिए एक प्रकार से देखो जो क्रिस्टलीकरण विधि है उसको शुद्ध किया जाता है। इस विधि से क्या करते हैं अपन, शुद्ध करते हैं, और साथ साथ किस विधि का उपयोग करते हैं, बाष्पीकरण विधि। कौन सी विधि, बाष्पीकरण विधि। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं अपन। अब है नमक से कपूर बनाने में, माने नमक से क्या करना है, अपन पृथक कर दें एक प्रकार से। नमक से क्या करना अपन को, किसको पृथक करना है, बताइए आप, नमक से किसको पृथक करना है, कपूर से। माने नमक से क्या, माने जैसे जो अपन ने अभी, आपने थोड़े से पहले लेक्चर, माने एक लेक्चर पहले पढ़ा था अपन ने कि एक जो पात्र उसमें पदार्थ में क्या है, मिश्रण किसका है, एक तो नमक का मिश्रण है अपना, और एक किसका मिश्रण है अपना, कपूर का मिश्रण है। किसका मिश्रण है, कपूर का मिश्रण है। दोनों का मिश्रण था, तो अपन ने किस विधि के द्वारा अपन ने इसको अलग किया था, आपने अगर पहला लेक्चर देखा हो इसके पहले का, तो किस विधि से किया था अपन ने, ऊर्ध्वपातन विधि। ऊर्ध्वपातन विधि मतलब, ऊर्ध्वपातन क्या कहलाता है, अपन ने पढ़ा था कि जब ठोस पदार्थ से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है ऊष्मा प्राप्त करके, तो ये कौन सी विधि कहलाती है, उस ऊर्ध्वपातन। तो देखो नमक और कपूर है, उसको अपन ने जब अपन ने देखा था, तो अपन ने प्रैक्टिकल किया था, जब इन नमक और कपूर के मिश्रण को अपन ने गर्म किया था तो कपूर किस अवस्था में परिवर्तित हो गया था, ठोस से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो गया था। तो अपन ने किस विधि का उपयोग किया था, ऊर्ध्वपातन विधि। ठीक है बच्चों, आया समझ में? अब अगला देखते अपन तीसरा क्वेश्चन, क्रिस्टलीकरण विधि से किस प्रकार के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है। यानी जो क्रिस्टलीकरण विधि होती है उससे किस प्रकार के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है। तो चलिए पढ़ते हैं। क्रिस्टलीकरण वही विधि है जिसके द्वारा क्रिस्टल के रूप में शुद्ध ठोस को विलयन से पृथक किया जाता है। यानी किस को पृथक किया जाता है, शुद्ध ठोस को पृथक किया जाता है। किसकी विधि द्वारा, क्रिस्टलीकरण। तो ये बात है, किस प्रकार के मिश्रण को पृथक किया जाता है, माने किस प्रकार के विलयन को, किस प्रकार के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है। जैसे उसमें से कोई भी विलयन है उसमें से क्या, किसको, शुद्ध ठोस को विलयन से क्या कर दिया जाता है, पृथक कर दिया जाता है। ठीक है, माने किस प्रकार के ठोस को, शुद्ध ठोस को। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो अब आ गया है अपना एनसीईआरटी बुक का प्रश्न नंबर 27 के जो क्वेश्चन आंसर दिए। जैसे पहला क्या है, निम्न को रासायनिक और भौतिक परिवर्तनों में वर्गीकृत कीजिए। आपने पढ़ा है भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण, माने भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। यानी आपने देखा, हमने बताया था जब एक पदार्थ मान लीजिए ए है, उसको अपन ने परिवर्तित किया बी में, मान लीजिए ए से परिवर्तित किया बी में, और बी से पुनः यदि ए में प्राप्त कर सकते हैं तो कौन सा परिवर्तन हुआ, भौतिक परिवर्तन हुआ। जबकि यदि मान लीजिए एक पदार्थ ए है, उसको बदला अपन ने बी में, और बी से पुनः ए में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, तो ये कौन सा विधि के परिवर्तन किया कहलाया, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो सबसे पहले अपन पहला देखते हैं, पेड़ों को काटना। पेड़ों को काटना कौन सा परिवर्तन कहलाएगा, अपना भौतिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन कहलाएगा, भौतिक परिवर्तन। ठीक है, अब इसके बाद अगला देखते हैं, मक्खन का एक बर्तन में पिघलना। मान लीजिए मक्खन को अपन ने पिघला दिया, तो पहले मक्खन एक प्रकार से कह सकते हैं ठोस अवस्था में, और वो उसको पिघला दिया तो किस अवस्था में परिवर्तित हो गया, द्रव्य में हो गया। लेकिन वो मक्खन को अगर दोबारा जमा दे, अपन घी को दोबारा जमा दे, तो वो पुनः ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा कि नहीं। तो वही कौन सा परिवर्तन ये कहलाया, ये भी कौन सा कहलाया, भौतिक परिवर्तन। ठीक है, अब अगला देखते हैं, अलमारी में जंग लगना
कौन सा? अलमारी में जंग लगना। तो अब देखो मान लीजिए अपन के अलमारी जो लोहे की बनी हुई है, अब जंग किस में लगी? लोहे की वस्तु में लगेगी या लोहे जैसी कोई वस्तु में, तो जंग लगी, मान लीजिए जंग बन गई। अभी जंग क्या पुनः लोहा बन सकता है? नहीं बन सकता, इसलिए कौन सा परिवर्तन कहलाया? रासायनिक परिवर्तन। तो ये तीसरा कौन सा हुआ? रासायनिक परिवर्तन। अब देखिए चौथा, जल का उबलकर वाष्प में बनना। मान लीजिए जल पानी किस रूप में है? द्रव रूप में है। द्रव से किस रूप में गया? वाष्प में। वाष्प पानी गैस रूप में परिवर्तन हो गया कि नहीं बदला? और अभी इस वाष्प को पुनः कैसे? देखो वाष्प से क्या बनता है? भाप से क्या बनता है? बादल। और बादल से पानी गिरेगा तो फिर द्रव रूप में आ जाएगा, यानी पुनः प्राप्त हो सकता है ना इसी रूप में। इसलिए अपन ये कह सकते हैं कौन सा है? भौतिक परिवर्तन। ठीक है, कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। ठीक है, अब पांचवा देखिए, विद्युत तरंग का जल में प्रवाहित होना तथा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में विघटन होना। अब ये विघटन हो रहा है, इसलिए कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक, यानी गैसों में विघटन हो गया तो पुनः गैसों से अब वो नई चीज नहीं बनेगी, माने दोबारा पुनः वापस नहीं लौट सकेगी, इसलिए अपन कौन सा कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, अब छठवा देखते हैं, जल में साधारण नमक का घुलना। अब मान लीजिए अपन का जल है, मान लीजिए जल है, इसमें क्या घोल दिया अपन ने? नमक घोल दिया। नमक घोल दिया, अब अपन वाष्पीकरण विधि द्वारा इस नमक को पुनः प्राप्त कर लेंगे अपन। मान जल को वाष्प बन के उड़ जाएगा और नमक शेष बच जाएगा। तो इसलिए कौन माने नमक दोबारा अपन को अलग से प्राप्त हो गया, यानी कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। ठीक है, अब अगला आ गया फलों से सलाद का बनना। फलों से सलाद का बनना, ये भी भौतिक परिवर्तन। वो तो रहेंगे तो फल के फल ही रहेंगे ना, तो बस। अब इसके बाद अगला है आठवां, लकड़ी और कागज का जलना। मान लीजिए अपनी लकड़ी है और कागज है, अब जला दिया तो क्या बन गई? अपनी राख बन गई ना राख। अब राख को पुनः लकड़ी बना सकते क्या? कागज बना सकते क्या? नहीं बना सकते, इसलिए कौन सा परिवर्तन कहलाया अपना? रासायनिक परिवर्तन। ठीक है बच्चों, तो ओनली ये अलमारी में जंग लगना, ये विद्युत तरंग वाला और लकड़ी वाला, ये बस तीनों रासायनिक परिवर्तन है। इसके अलावा सभी क्या है? भौतिक परिवर्तन। आशा करते हैं समझ में आया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखते हैं, अपने आसपास की चीजों को शुद्ध पदार्थों या मिश्रण से अलग अलग करने का प्रयत्न कीजिए। यानी अपने जो परिवेश, अपना वातावरण में, उसमें कई क्या होंगे? शुद्ध पदार्थ भी होंगे। ठीक है, क्या होंगे? शुद्ध पदार्थ भी होंगे और कई मिश्रण भी होंगे। तो अपन देख सकते हैं, अपन देखते हैं, यदि अपनी चारों नजर फैलाएं, देखें तो पता चलेगा कौन सा शुद्ध है, कौन सा मिश्रण है। जैसे अपन शुद्ध में देखते हैं तो जैसे मान लीजिए अपने यहाँ लोहे की सब वस्तुएं रखी हैं, तो वो जो लोहा होता है वो भी अपना एक क्या है? क्योंकि तत्व है, इसलिए एक शुद्ध पदार्थ है। इसके अलावा आप देखें हो, आप सोने चांदी के आभूषण पहने हो तो सोना चांदी ये सब कौन से पदार्थ हैं? शुद्ध पदार्थ हैं। जबकि मिश्रण की बात की हो, अपने घर में है ना, रसोई घर में क्या नमक रखा होता है, ये भी अपना क्या मिश्रण है? NaCl2 ये तत्वों से मिलकर बना है ना, तो ये मिश्रण है अपना नमक। इसके बाद अपन और क्या कह सकते हैं, और क्या मिश्रण होगा? मान लीजिए अपने घर पे रेत रखी हो और उसमें गलती से कील गिर गई हो लोहे की, तो वो भी मिश्रण बन गए। तो ऐसे कई उदाहरण हो सकते हैं आदि। ठीक है, तो ऐसे कई इसके भी उदाहरण हो सकते हैं और इसके उदाहरण भी हो सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया है अपना मिश्रण तथा यौगिक में अंतर। ये आपके पेपर में बहुत ही ज्यादा संभावना होती है कि हर बार आपके क्वेश्चन, ये जो वाला मिश्रण तथा यौगिक वाला क्वेश्चन, वो हर पेपर में आपके लिए आता है, इसमें आता है और अधिक नंबर का आता है, ज्यादा नंबर का आता है, कम से कम 3-4 नंबर का तो ये आएगा ही। इसलिए अपन को क्या करना है, इसको और बहुत अच्छे से पढ़ना है, जिससे आपको पूरे में से पूरे नंबर मिले। चलिए, तो अपन अंतर करते हैं इसमें मिश्रण यौगिक में। तो अपन ये एक तालिका बना लेते हैं। इस साइड अपन मिश्रण का लिखेंगे और इस साइड किसका लिखेंगे? अपन यौगिक का लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला अंतर लिखते हैं। देखो, सबसे पहले आप ध्यान रखना, सबसे पहले अंतर लिखना है तो आप हो सके तो सबसे पहले इनकी परिभाषा लिखिए। क्या लिखें? परिभाषा लिखें। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे कि मिश्रण में क्या लिखेंगे? दो या दो से अधिक पदार्थ के अनिश्चित, कैसा? अनिश्चित। देखो, यौगिक कैसे? दो या दो से अधिक पदार्थ के अनिश्चित अनुपात से मिलने से बने पदार्थ कौन से कहलाते हैं? मिश्रण। और निश्चित अनुपात में मिलने से बने पदार्थ क्या कहलाते हैं? यौगिक। तो यही लिखना अपन को कि दो या दो से अधिक पदार्थों के अनिश्चित
अनुपात में मिलने से बने पदार्थ मिश्रण कहलाते। ठीक है बच्चों, तो क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थ के अनिश्चित, ये बस ये एक ही शब्द है जो पूरे यौगिक और मिश्रण के अंतर को दर्शाता है इस पहले पॉइंट में, अनिश्चित अनुपात, और यहाँ हो जाएगा निश्चित अनुपात, तो ये बन जाएगा यौगिक और अनिश्चित में क्या हो जाएगा, मिश्रण। तो इसी में भी अपन ये सेम टू सेम लिखेंगे कि दो या दो से अधिक पदार्थ के निश्चित अनुपात में, कैसे, निश्चित अनुपात में मिलने से बने पदार्थ मिश्रण नहीं, अब अपन ने जब निश्चित अनुपात में मिलाया तो ये क्या बनेगा, अपना यौगिक बनेगा। मिलने से बने पदार्थ यौगिक कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, पहला अपना हो गया अंतर। अब आएंगे दूसरे पे, तो दूसरा क्या है, दूसरा अपन लिखेंगे मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है। ठीक है, और जबकि जो यौगिक होता है उसका यौगिक जो होता है उसका जो संगठन होता है, यौगिक का संगठन कैसा होता है, यौगिक का संगठन होता है स्थायी होता है। समझ गए आप बात को, कि जो मिश्रण है उसका संगठन कैसा होता है, परिवर्तनीय होता है, और जो यौगिक होता है उसका संगठन कैसा होता है, स्थायी होता है या अपरिवर्तनीय होता है। ठीक है बच्चों, क्या होता है, इसमें घटकों के गुण धर्म सदैव विद्यमान होते हैं। क्या होते हैं इसमें, गुणधर्म सदैव क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं। इसका मतलब क्या है, देखिए यदि आपने देखा होगा रेत, देखो मिश्रण का उदाहरण क्या है, रेत में यदि लोहे की कील मिल गई तो ये आपस में मिल गया तो ये क्या बन गया, मिश्रण। लेकिन आपको पता है मिश्रण क्या माने, जो लोहा होता है वो चुंबक से चिपक जाता है। तो अब इस मिश्रण में जब अपन रेत और लोहे की कील के मिश्रण में चुंबक चलाएंगे, ऊपर से फैलाएंगे ना, तो उसमें क्या होता है, जो चुंबक में लोहे की कील चिपक जाती हैं, जिससे क्या होता है, यानी जो लोहा है उसको मिश्रण होने के बाद, यानी किसी चीज में मिलने के बाद भी उसके गुण क्या हुए, परिवर्तित नहीं हुए, यानी कि इसमें गुण विद्यमान होते हैं। जबकि लेकिन क्या होता है, यौगिक में क्या होता है, इसमें घटकों के गुणधर्म विद्यमान नहीं होते। क्या विद्यमान नहीं होते, ठीक है ना। अब चौथा क्या है, अब अगला देखते हैं अपन कि इसमें जो मिश्रण होता है उसमें कोई नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। इसमें क्या होता है, नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। जबकि जो यौगिक है, देखो अपन ने बालू है माने रेत है, रेत में कील मिला दी तो कोई चीज का निर्माण हुआ नहीं हुआ वो तो। जबकि जो यौगिक होता है उसमें क्या होता है, इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है, मान नया पदार्थ इसमें बन जाता है। आई बात बच्चों आपको समझ में। अब अगला है, इसका अगला देखें अपन पांचवा पॉइंट, कि इसे भौतिक यानी मिश्रण को भौतिक विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। यानी जो इसको जो अपने मिश्रण है उसको भौतिक विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। जबकि जो यौगिक होते हैं इसे भौतिक विधि द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। यानी इसको पृथक करने में देखिए, मान लीजिए जो लोहा और रेत का मिश्रण है
उसमें अपन ने चुंबक ऊपर चला दी तो पूरी लोहे की कील इसमें क्या हो गई, चिपक गई, तो लोहे की कील अलग आ गई और रेत अलग बच गई। तो ये तो नॉर्मल थी, सिंपल बात थी, तो भौतिक विधि द्वारा इसको पृथक किया गया यानी पृथक किया जा सकता है। लेकिन जो ये यौगिक होता है इसको भौतिक विधि द्वारा पृथक करना संभव नहीं है, इसको कठिनाई आती है इसको माने पृथक करने के लिए। ठीक है बच्चों, इसके बाद इसका अगला एक के प्रकार से अपन ये कह सकते हैं और एक और नई माने नया अंतर हो सकता है, यहाँ ऊपर देख लें, ये छठवां अंतर क्या हो गया, इसकी अपन उदाहरण दे देंगे। मान लीजिए रेत तथा बालू, यानी सॉरी रेत तो हो गई, रेत तथा लोहे की कील का मिश्रण। ठीक है ना, ये हो गया इसका उदाहरण। और अगला क्या होगा, यौगिक में क्या कह दें अपन, यौगिक में कह दें नमक, सीधा एक उदाहरण दे दें अपन, नमक दे दें। या फिर अपन नए और उदाहरण हो सकते कोई भी, जैसे नमक हो गया, वैसे हो गया खाने का सोडा दे दें, खाने का सोडा, तो ये भी एक यौगिक हो गया। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में आपके लिए। तो ये इतना ही था, यौगिक अपन ने यौगिक और मिश्रण में अंतर कर लिया। थोड़ा सा ये दिक्कत क्या, थोड़ा सा ये क्या है कि ये टैप से है ना लिखते हैं जब, तो थोड़ा सा दिक्कत जाती है, बाकी शब्द अक्षर अच्छे से नहीं आ पाते, लेकिन आप समझने की कोशिश करना तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अपन एक बार और अच्छे से देख लेते हैं मिश्रण तथा यौगिक के अंतर को, फिर अपन आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थ के अनिश्चित अनुपात में मिलने से बने पदार्थ मिश्रण कहलाते हैं। यानी मान लीजिए दो पदार्थ ए और बी हैं, उसको आपस में मिलाए गए अनिश्चित अनुपात में, यानी फिक्स नहीं है कि कौन को कितना मिला, किसी को भी कितना मिला दिया। मान लीजिए एक पदार्थ ए, उसको ले लिया 1 किलो और बी को ले लिया 5 किलो, अगली बार इसको 2 किलो ले लिया, इसको 6 किलो ले लिया, तो इसका कोई निश्चित नहीं है। जबकि यौगिक क्या होता है, ये निश्चित होता है। जैसे मान लीजिए यौगिक एक जल ले, जैसे नमक ले लें NaCl, अब Na देखो हर कहीं से भी आप नमक ले लो, उसके सूत्र क्या होगा, एक Na प्राप्त होगा और एक क्या होगा, Cl होगा। ये नहीं कि 2 Na हो जाए और Cl 5 हो जाए, ऐसा नहीं है। आप कहीं से भी नमक लो, चाहे पाकिस्तान से नमक ले आओ, चाहे भारत से ले आओ, चाहे अमेरिका से ले आओ, चाहे कहीं से ले आओ, आपको नमक में Na एक है नमक के सूत्र में, तो Na एक ही यानी सोडियम एक ही मिलेगा। और अगर Cl एक ही है, क्लोरीन एक ही है, तो एक ही मिलेगा हर जगह के नमक में। ठीक है ना, तो आया समझ में। तो इसमें निश्चित होता है कि एक Na का परमाणु और एक Cl का परमाणु। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं, मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है। जो इसका संगठन क्या होता है, परिवर्तनीय होता है मिश्रण का, जबकि जो यौगिक का संगठन क्या होता है, स्थायी होता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है, इसमें घटकों के गुणधर्म सदैव विद्यमान होते हैं। मान लीजिए जो रेत और लोहे की कील का मिश्रण है, उसमें जैसे मान लीजिए लोहे की कील है, तो उसमें लोहे में क्या गुण होता है कि वो चुंबक से चिपक जाता है। तो अपन जब इसमें देखो इस मिश्रण में चुंबक ऊपर घुमाते हैं, तो जो लोहे की कील होती है वो आपस में माने मिश्रण में माने जो चुंबक है उसमें जल्दी से चिपक जाता है। यानी इससे अपन ये कह सकते हैं कि जो लोहा है ना, क्या जो लोहा है उसमें गुण मौजूद है मिश्रण में, मिश्रण बनने के बाद, यानी रेत में मिलने के बाद भी, किसी चीज में मिलने के बाद भी उसके गुण क्या उसमें विद्यमान है। यानी देखो लोहे में, लोहे का काम क्या है, चुंबक से चिपकना, तो वो तो चुंबक अब इसमें मिल भी गया ना, तो भी माने कैसे, रेत में मिल भी गया यानी मिश्रण बन भी गया, तो भी वो अपना गुण नहीं छोड़ेगा, यानी चुंबक में चिपकने का। ठीक है, इसके बाद जबकि जो यौगिक होता है इसमें घटकों के गुणधर्म विद्यमान नहीं होते। माने इसमें जो घटक होते हैं, जैसे मान लीजिए किसी भी दो, जैसे Na और Cl है, जिसके पर्सनली जो Na सोडियम के अलग गुण होंगे ना, वो NaCl बनने के बाद वो माने विभक्त हो सकते, माने उसमें नहीं रहेंगे। जो पहले थे ना, जैसे मान लो जो पहले, जैसे एक प्रकार से अपन उदाहरण लें कि शादी के पहले जो गुण थे, अब उसके बाद माने जो अपने कैरेक्टर थे, उसके बाद शादी के बाद क्या हो गए, परिवर्तन हो गए, उसमें कोई अब जो पुराने गुण थे वो एक भी नहीं रह गए। तो इसका मतलब ये ऐसा कह सकते हैं हम। ठीक है, अब इसके बाद आ गया चौथा पॉइंट कि इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। देखो रेत और लोहे की कील को मिला दो, कोई पदार्थ का निर्माण हुआ नहीं हुआ, जबकि लेकिन जो यौगिक है उसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे मान लीजिए एक सोडियम अपन ने लिया था, माने Na सोडियम लिया और Cl लिया, दो को मिलाया तो NaCl बन गया, यानी सोडियम क्लोराइड बन गया, यानी क्या बन गया, नमक, यानी नए पदार्थ का निर्माण हो गया। तो इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। पांचवा पॉइंट क्या है, इसे भौतिक विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। किसे, मिश्रण को। मान लीजिए रेत और कील मिल गई आपस में, तो उसमें ऊपर चुंबक फैलाई, तो लोहे की कील चिपक गई चुंबक में और रेत बच गई, तो इससे भौतिक विधि द्वारा यानी पृथक किया जा सकता है या कर दिया जाता है। जबकि जो यौगिक होता है इसे भौतिक विधि द्वारा पृथक
नहीं किया जा सकता है। अब लास्ट जो अंतर है उसमें अपन उदाहरण दे देंगे। एक उदाहरण मिश्रण का दे देंगे, मान लीजिए रेत तथा लोहे की कील का मिश्रण, और यौगिक में किसी को भी दे देंगे, जैसे नमक हो गया या खाने का सोडा हो गया या धोने का सोडा हो गया। ये अपन ने यौगिक के उदाहरण में दे दिया। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं आपको थोड़ा समझ में आया होगा, और थोड़ा सा अगर कोई दिक्कत हो तो बार बार वीडियो रिवाइंड करके देख लें, तो उससे भी आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और यदि आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में आप है ना हमें कमेंट कीजिए कि हमें ये नहीं आया समझ में, तो उसकी हम हो सके तो हम सेपरेट वीडियो आपको बना के दे देंगे और आपको बता देंगे। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। यहीं तक आज अपन इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। अब मिलते हैं अपन आगे, तब तक के लिए